नमस्ते बच्चों। आज अ, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और हम ऑलरेडी ये चैप्टर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज इसका रिवीजन है। तो मैं पंडित आलोक शर्मा गिल्डर लेन माध्यमिक विद्यालय से देखते हैं क्या-क्या है इस पाठ में। पाठ 11 प्रकाश का परावर्तन। इस पाठ के अंतर्गत हमें देखना है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण और उससे संबंधित क्या चिन्ह हैं, गोलीय दर्पण में परावर्तन के क्या नियम हैं और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आप सब जानते होंगे कि दर्पण का मतलब क्या है, दर्पण का अर्थ क्या है। कांच जो हम देखते हैं वो सिर्फ कांच है, उसे दर्पण तब कहा जाएगा जब वो अपारदर्शक हो जाए। जो भी कांच हमें दिखाई देते हैं जिसके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, वो सिर्फ एक ग्लास है, कांच है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे घर का जो शीशा है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उसके पीछे एक लेप लगाया हुआ है, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण में हमारा ही चेहरा हमें कुछ अलग दिखाई देता है, वो हो सकता है कि वो गोलीय दर्पण हो। तो जिनका पृष्ठभाग गोलीय हो, वो गोलीय दर्पण होते हैं, अथवा जो किसी गोलीय पृष्ठभाग की तरह जो दर्पण आपको दिखाई दे, वो गोलीय दर्पण होता है। और इसमें 2 प्रकार के प्रमुख दर्पण हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो 3 प्रकार के दर्पण आपको पता होने चाहिए: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के अतिरिक्त ऐसे दर्पण भी होते हैं जिनके किनारे गोलाकार अथवा पृष्ठ वक्र होते हैं। वक्र मतलब घुमावदार, गोलेदार, ऐसा। इस तरह के दर्पण में हमें प्रतिबिंब एक विभिन्न आकृति की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर होता है। अथवा गोलीय दर्पण को हम ऐसा ही बता सकते हैं कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है परावर्तक। तो प्रकाश की किरण जिस सरफेस से जाके टकराती है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। गोलीय दर्पण दर्पण के पृष्ठीय को किसी खोखले गोले के भाग के समान हम मान सकते हैं। 2 प्रकार के दर्पण यहाँ दिए हुए हैं। समतल दर्पण के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ सिर्फ अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बात की जा रही है। क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है उत्तल दर्पण, और इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यही तुम्हारा प्रमुख विषय है। तो अवतल दर्पण, जब भी तुम किसी दर्पण को एक गड्ढे में देखते हो, ठीक, तो तुम उसे कहोगे अवतल दर्पण। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कढ़ाई को जब तुम सीधा रखते हो तो कुछ इस तरह का सरफेस बनता है, ये क्या है, अवतल। जब तुम्हें गड्ढा दिखे तो अवतल, जब तुम्हें उभार दिखे, किसी पठार की तरह दिखे, तब तुम कहोगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ इनके साथ साथ और एक शब्द दिया है, देखिए आप, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। बहुत ही सिंपल है। हमने बचपन में एक 2-4 रुपए का वो जो लेंस का प्लास्टिक का मिलता था, वो हम खरीदते थे और हम एक कागज रखते थे, कभी-कभी कांडी रखते थे और तेज धूप में हम सूर्य प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करते थे। तो हम कौन-सा लेंस यूज़ करते थे? हम अवतल दर्पण यूज़ करते थे, ठीक? तो अभिसारी यानी कि एक बिंदु पर पूरे प्रकाश को वो जमा कर देगा, और उत्तल दर्पण, जब भी प्रकाश को हमें फैलाना हो, तो हम किसको यूज़ करेंगे? उत्तल दर्पण को। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है कि एक प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर जमा करता है और दूसरा जो उत्तल दर्पण है वो उसको फैलाता है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके नाम हम अभिसारी और अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। कॉनकेव इंग्लिश में, हिंदी में कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। कॉनकेव यानी अवतल और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसे वक्रित हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जो अंदर की ओर धंसे हुए हैं, ठीक, गड्ढे में हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इनकी बाहरी भाग पर हम क्या करते हैं? परावर्तक का लेप लगा देते हैं, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, इनका। और जिस पृष्ठ के अंदर पॉलिश नहीं हो, वो अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि हम इसके बाहरी भाग पे लगा रहे हैं इसलिए।
तो अंदर का पृष्ठभाग विदाउट कोई लेप रहेगा इसलिए। उत्तल दर्पण ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनके बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं। इसके लिए वक्र पृष्ठ के अंदर की सतह पर परावर्तक आवरण की परत लगने के बाद रंग कर दिया जाता है ताकि बाहरी पृष्ठ से ही परावर्तन हो। जिस पृष्ठ के ऊपर पॉलिश नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो तुम ऐसे याद रखो कि एक कड़ाही है, तो हमें तो ये साइड यूज करना है, तो उसके बाहर हमने क्या कर दिया? लेप लगा दिया। और अगर कोई चीज उभरी हुई है तो उसके अंदर साइड हम लेप लगा देंगे। तो जो पार्ट नहीं यूज होने वाला है उसको हम लेप लगा देते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं 2 चम्मच। एक चम्मच का गड्ढा हमें दिख रहा है जिसमें लिखा है कॉनकेव मिरर, तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और दूसरे में हमें उभार दिखाई दे रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ऐसे आप समझ सकते हो कि उत्तल और अवतल क्या है। ठीक, दोनों में आपका जो फेस है वो अलग दिखेगा, समतल दर्पण से बहुत ही ज्यादा अलग दिखेगा। यहाँ देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या उपयोग हैं, मैंने क्यों यूज करते हैं। तो एक छोटा सा उपयोग दिया है कि दाढ़ी बनाते समय हमें कॉनकेव लेंस यूज करना है और कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना है कब? जब जब एक बिल्डिंग के अंदर गाड़ी वगैरह आती है तो वह साइड जो हमें नहीं दिख रहा है वो देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के आपने उपयोग देख लिए। यहाँ कुछ नियम दिए हुए हैं, ये परावर्तन के नियम हैं, ये पूछे जाते हैं। इन 3 नियमों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो आपतित किरण है, यानी प्रकाश की किरण जो अभी पृष्ठभाग पर टकराने वाली है। और जो रेड लाइन है वो बता रही है कि टकराने के बाद प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है। तो दोनों में जो तीर का निशान लगा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही बताता है कि आगमन और प्रस्थान की दिशा क्या है। आप एक ट्रिक याद रखिए, अगर प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, ठीक, तो वो मुख्य नाभि से होकर जाएगी। और अगर वो मुख्य नाभि से आ रही है तो वो समांतर होकर जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। तो इसके लिए जरूरी है कि आप समझें कि मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, नाभि क्या है, ये सारी चीज हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि ब्लू लाइन जब मुख्य अक्ष के समांतर थी, ठीक, तो उसने प्रतिच्छेदन कहाँ किया? एफ पर। और जब वो एफ से गुजरी तो वो समांतर होकर चली गई। और तीसरा तो बहुत ही सिंपल है, सी से जब वो जा रही तो उसी मार्ग से वापस आएगी। सी क्या है? वक्रता केंद्र। अब तीनों को हम देखते हैं। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाएगी। यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है तो वो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो सेम उसी मार्ग से वो वापस लौट जाती है। ये परावर्तन के 3 नियम हैं, एग्जाम में आते हैं। इसकी डायग्राम आप बना सकते हो और इसको आप याद कर सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो। ये किरणाकृति खींचकर ही इसे लिखना चाहिए तो ये ज्यादा स्पष्ट होता है। अब हम इसके बाकी जो संज्ञाएं हैं उन पे आते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यहाँ हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ राशियों तथा परिभाषाओं परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे। पहला क्या है? वक्रता केंद्र। आपको सबसे बीच में सी दिखाई दे रहा है, सी अर्थात वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसे हम सी इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? अब सी से लेकर जो वृत्त की आपकी परिधि दिखाई दे रही है उस पर आप कहीं भी एक रेखाखंड लेके जाते हो तो हम उसे क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो उसे वक्रता त्रिज्या कहनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो डार्क लाइन है वो आपको बता रहा है कि ये लेंस का कटा हुआ भाग है। तो P उस पे एक ध्रुव है, यानी कि ये जो परिधि है डार्क लाइन से उस पे P एक पॉइंट है। तो C से लेके P तक की दूरी क्या होगी? R। अब ये R क्या है? कैपिटल R मतलब यहाँ तुम रेडियस समझो, रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का हम भाग मानते हैं उसी में वक्रता त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल R से। सिमरन मैं बाद में समय दूंगा आपको पूछने के लिए। मुख्य अक्ष क्या है?
आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन है जिसपे पी एफ सी ये कुछ बिंदु आते हैं। तो दर्पण की ध्रुव पी ये आपको दिखाई दे रहा है तथा वक्रता केंद्र सी से भी आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों को आप जोड़ देते हो तो जो लाइन बनती है उसी लाइन पे एफ भी आता है। तो दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा के दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जिस लाइन पर पी एफ सी ये बिंदु है यही क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष और मुख्य नाभि में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं सिर्फ बिंदु एफ के बारे में बात करूंगा तब आप कहोगे मुख्य नाभि, और वो जो लाइन है पूरी उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। नाभ्यांतर क्या है, किसी भी दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस यानी एफ के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी को धनात्मक लिया जाता है और अवतल दर्पण के लिए यही ऋणात्मक लिया जाता है। तो हमेशा याद रखो, अवतल में आप क्या लोगे माइनस और उत्तल में क्या लोगे एफ की वैल्यू प्लस। यहाँ देखते हैं, यहाँ बात की जा रही है कि जो आपकी किताब में दिया हुआ एक चार्ट जिसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को मैं कहाँ रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने देखा है कि अनेक बार ऐसा होता है, हम चल रहे हैं, हमारे पीछे से गाड़ी अपना हेडलाइट चालू की हुई है और वो हमारी तरफ आ रही है और हमारी परछाई बहुत बड़ी बनी, फिर छोटी बनी और फिर गायब हो गई। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट यानी मैं और जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, प्रकाश स्रोत मैं उसे कह सकता हूँ, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक, चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे दूरी चेंज होगी ऑब्जेक्ट और प्रकाश बिंदु के बीच की, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब भी बदलेगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, जो भी होगा, ये सारी चीजें हैं। उससे पहली कंडीशन दी हुई है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट मतलब प्रकाश यहां जल रहा है समझ लो और आदमी बहुत दूर खड़ा है प्रकाश से, ठीक है, तो ए बी जहां लिखा है वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। और देखते हैं, अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट से आती हुई किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अनंत दूरी पर, ठीक। तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, समझो आप। अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट जो है, एक सेकंड, हाँ, अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट से आती हुई किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अभिसरित होती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, चूंकि बिंब से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अपसरित होती हैं, अतः फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो तुमको दिख रहा है सर, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, देखो ये प्रकाश की किरण समांतर, ये भी प्रकाश की किरण समांतर। तो आपको पता है कि जब ये यहाँ और यहाँ बिंदु पर टकराएंगी तो ये कहाँ से गुजरेंगी, मुख्य नाभि से। यही तुम्हारे नियम में था कि जब समांतर होगा तो मुख्य नाभि से जाएगा और अगर मुख्य नाभि से होकर जाता है तो समांतर जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये समांतर किरणें आ रही थी तो ये मुख्य नाभि से होकर जाएंगी, तो यहाँ पे ये कट कर रही हैं। अच्छा, तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा आकार में, बिंदु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी, ठीक। तो ये आपने देखा, ये आप ऐसे याद कर लो कि प्रतिबिंब जब अनंत दूरी पर होगा अवतल में, सॉरी, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, मुख्य नाभि पर बनेगा। ये आपको याद करना है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये आपको याद करना है, टेबल में दिया हुआ है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। दूसरा देखते हैं, बिंब।
बिंब यानी वस्तु। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र कहाँ होता है आपको पता है, सी। सी आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। हाँ सर, यहाँ पर है सी। अच्छा, वस्तु कहाँ रखी है, इससे परे यानी इसके बियॉन्ड रखी है। ए बी आपको दिख रहा है, यही वस्तु है। ठीक। अच्छा, तो बिंब की स्थिति जब अवतल गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से परे हो, तो बिंब से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। बिल्कुल सर दिख रहा है, ये रही किरणें जो समांतर आ रही हैं। ठीक, ये टकराएंगी और टकराने के बाद कहाँ काटेंगी, एफ पर। हाँ सर, यहाँ पर इन्होंने कट किया। अच्छा, नियम के अनुसार। और इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। फोकस कहाँ है सर, ये एफ फोकस, और ये सी क्या है, वक्रता केंद्र। तो सर यहीं पर बिंब बनेगा। ये देखिए यहाँ बन रहा है, ये जो आपका प्रतिबिंब है ये यहाँ बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए दूसरी लाइन कहाँ से निकली, यहाँ से निकली। प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से निकली वक्रता केंद्र से। तो आपको मालूम है जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, तो जैसी आई थी वैसे वापस चली गई। तो दोनों किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, ए पर। तो यही ए भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा छोटा सा प्रतिबिंब। ठीक, तो ये है प्रतिबिंब। और मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको याद रखना है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर हमने वस्तु को रख दिया है वक्रता केंद्र पर, तो दिख रहा है सर सी पॉइंट है, सी पर हमने रख दिया है। दिखाता हूं मैं, ये रहा पॉइंट सी और यहीं पर रख दिया गया है वस्तु को। तो यहाँ से भी सेम वैसी दो प्रकार की प्रकाश की किरण निकलेंगी, एक समांतर निकलेगी, ठीक, और एक यहाँ आपको दिख रहा है इस तरह से जा रही है। दोनों प्रतिच्छेदन के बाद कहाँ कट कर रही हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एफ बिंदु पर कट कर रही हैं। और देखो तो समांतर है तो कहाँ काटेगा, एफ पर काटेगा, ये भी आपको पता है। देखते हैं, वक्रता केंद्र पर उपस्थित होने अवस्थित होने की स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वस्तु है, की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, ये है प्रतिबिंब। अच्छा, तो जितना बड़ा था बिंब यानी वस्तु, ठीक उतनी बड़ी क्या बनी, प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई। और प्रतिबिंब उल्टी बनेगी तो समान आकार, वास्तविक तथा उल्टा। और उसकी जो उपस्थिति है वो सी यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये कुछ चीजें हो गई, क्लियर कर देता हूँ मैं। तो पहला आपने देखा अनंत दूरी पर कहाँ बना, बहुत छोटा एफ पर बना। उसके बाद आपने देखा कि हमने थोड़ा नज़दीक लाया और फिर हमने देखा कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बना। अब हम कहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर वस्तु है वहीं पर बन रहा है प्रतिबिंब भी। तो धीरे धीरे आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। जब बिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, कहाँ रखा है प्रतिबिंब, देखो सी पॉइंट दिख रहा है आपको, बी पॉइंट दिख रहा है, ठीक। अच्छा, और आपको दिख रहा होगा पॉइंट एफ, ठीक। ए बी कहाँ रखा गया है, सी और एफ के बीच में रखा गया है। अच्छा, तो क्या होगा, द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र से परे प्रतिबिंब बनता है। मतलब आपने सी से भी ज्यादा नजदीक लेके आया ऑब्जेक्ट को। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए आपने वस्तु लाई यहाँ, किसके बीच में, एफ और पॉइंट सी के बीच में। तो अब इसका प्रतिबिंब जो है वो परे जा रहा है, ठीक। जितने आप दूर थे उतना वो नज़दीक था, अब जितना आप नज़दीक लेके आ रहे हो अब प्रतिबिंब दूर जा रहा है। यहाँ पर आपको जो प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई दे रही है वो सी से परे है, बियॉन्ड है, और साइज जो है वो बड़ा मिलेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में
वास्तविक तथा उल्टी होगी। तो जब हम हेडलाइट के बहुत नज़दीक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। उसका एक कारण ये भी है। ये हो गई चौथी कंडीशन। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगी, तो उसका प्रतिबिंब सी से परे बनेगा। आगे देखते हैं। जब बिंब फोकस पर हो, यानी जब वस्तु फोकस पर ही रखी है, कहाँ रखी है दिख रहा है, ये भी आपको एफ पर ही रखा है, ठीक। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। तो देखो ये और फर्स्ट वाला एक दूसरे का उल्टा ही है। पहले हमने क्या देखा था, अगर अनंत दूरी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, एफ पर। अब ठीक उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि अब हमने वस्तु को रख दिया है एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, अनंत दूरी पर। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यधिक वर्धित, यानी बहुत बड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, ये होगा। तो ऐसे है, जब भी मुख्य अक्ष के नीचे कुछ बनेगा हम उसे उल्टा कहेंगे। देखते हैं आगे। बिंब के फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर हमने किसी वस्तु को रखा है तो तुमको दिख रहा है एफ पॉइंट और पी पॉइंट। आप इसमें देख सकते हो एफ और पी। ये रहा आपका एफ यानी मुख्य नाभि, ये रहा पी यानी कि ध्रुव। इनके बीच में हमने वस्तु को रख दिया है। यहाँ पर ए बी जो आपको दिख रहा है ये वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी बिंब है। और इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक। तो दर्पण के पीछे एक आभासी सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपके समक्ष है इस आकृति में। बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। सीधा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको इन्हीं से संबंधित वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। थोड़ा स्लो है ये। बच्चों, आपको जो भी प्रश्न पूछना है उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं।
हेलो। हेलो। हाँ सर, वो हाँ आप बोल रहे थे ना सर का कोई सर बिल्डिंग के नीचे सर कांच चेक रहता है बड़ा सा, उसके पीछे साइड देखते हैं सर। जी, तो सर उसका मतलब मेरे को नहीं समझा। बताता हूँ एक सेकंड। जब भी आप देखते हो कि आपकी बिल्डिंग में कोई वाहन आ रहा है, तो अ, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझेगा कि अ, छोटा सा गेट है, लेकिन गेट में इस तरफ से जो कुछ भी है, अगर आपको गाड़ी लेके ऐसे टन जाना हो, ठीक, या किसी गाड़ी को अंदर से बाहर की ओर जाना है लेकिन उसको नहीं पता कि दूसरे साइड क्या होगा, ठीक, तो हम लेंस को ऐसा लगाते हैं इस पोजीशन में कि हमको इधर से आने वाली गाड़ियां, यहाँ पर उसका जो यानी कि रिफ्लेक्शन आएगा उससे हम मालूम कर लेंगे कि हमें कौन से साइड टर्न लेना है। यानी हम अंधाधुंध ऐसे नहीं जाएंगे, हम उस कांच में देखेंगे हाँ। कि बाकी के साइड से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं जो हमें विदाउट कांच नहीं दिख सकता। जैसे ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ठीक, लेकिन अगर यहाँ से कोई दीवार है, ठीक, और यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया है, तो यहाँ से जो गाड़ियां आने वाली हैं दीवार की वजह से मुझे नहीं दिख रही, लेकिन इस कांच में उनका प्रतिबिंब बनेगा और मैं यहाँ से देख लूंगा, तब मैं सीधा जाऊंगा। समझे? हाँ। यही हाँ सर। चीज है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने तुमको अभी दिखाया था कि एक चम्मच रखा हुआ है, और चम्मच में एक सीधा चम्मच रखा हुआ था और एक उल्टा चम्मच रखा हुआ था। तुमने दोनों के प्रतिबिंब देखे कैसे थे। सिंपल डिफरेंस ये याद रखो कि उत्तल दर्पण जो है वो उभरा होगा, और जो अवतल दर्पण है वो उथला यानी कि गहरा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। और बाकी आप इनके यूज पे जा सकते हो कि जब भी आपको किसी प्रकाश पुंज की लाइट को फैलाना हो तो आप कौन सा यूज करोगे? उत्तल दर्पण, ठीक। और जब भी प्रकाश को किसी एक पॉइंट पे फोकस करना हो, वहां ज्यादा लाइट देनी हो, तब वहां क्या यूज करोगे आप? अवतल दर्पण, ठीक। हेलो। थैंक यू सर। हाँ। था प्रकाश के परावर्तन का एक भाग जिसका आज पुनरावर्तन कराया गया है। इसी तरह से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।